गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम आज पढ़ने वाले हैं हिंदी का टॉपिक, जो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चाहे भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं, कोई भी एग्जाम हो, तो उन सब के लिए क्रिया एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो चलिए बात करते हैं हिंदी के टॉपिक क्रिया की। तो क्रिया किसे कहते हैं? तो आप सबने सुना ही होगा कि वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। तो इससे एक बात साबित होती है कि जो क्रिया है, क्रिया एक शब्द है। हिंदी व्याकरण में दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक हैं विकारी और दूसरे हैं अविकारी। तो जो विकारी शब्द हैं, विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तित हों, तो उनको हम कहते हैं विकारी। और विकारी संख्या में प्यारे विद्यार्थियों 4 होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विकारी शब्द। ध्यान दें, मैं शब्द शब्द बोल रही हूं कि विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो इसमें से हम यहाँ पर शब्द की बात कर रहे हैं क्रिया, इसलिए परिभाषा में क्या आएगा कि क्रिया एक शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। करने का, होने का बोध हो तो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो कितने प्रकार की क्रिया रहती है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे कि क्रिया के प्रकार क्या हैं। तो फिलहाल आपके सामने परिभाषा कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो तो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार से क्रिया के अलग अलग टाइप होते हैं। तो जो क्रिया है, क्रिया का निर्माण प्यारे विद्यार्थियों किससे होता है? तो क्रिया का जो निर्माण है वो धातु शब्द से होता है। तो सबसे मुख्य इसमें रहेगी धातु। तो जो धातु होती हैं वो भी अनेक प्रकार की होती हैं, यौगिक धातुएं भी होती हैं, मिश्रित भी होती हैं और मूल धातु भी होती हैं। तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल ये कि क्रिया का जो निर्माण है वो किससे होता है? धातु से होता है। तो मूल रूप से जो धातु है, धातु ही क्रिया का निर्माण करती है। धातु में प्रत्यय लगने से क्रिया का निर्माण होता है। तो जैसे आपके सामने है, जैसे लिख, लिख एक धातु है। लिख, पढ़, गा, रह, बोल। और इसमें लगा है प्यारे विद्यार्थियों प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगा है? ना प्रत्यय लगा है। तो लिख, पढ़, गा, रह, बोल, इसमें ना प्रत्यय लगने से, यहाँ ना प्रत्यय लगने से तो ये बन गया है लिखना, पढ़ना, गाना, रहना, बोलना। तो ये निर्माण हुआ क्रिया का। किससे हुआ है निर्माण? धातुओं से निर्माण हुआ है। तो भाई क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछे तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, क्योंकि क्रिया बनेगी ही धातु से, धातु में ना शब्द लगाने से। तो किसी भी शब्द में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बनाई जाती है। तो ये क्रिया बनने का जो मूल रूप है वो यही होता है, क्रिया का प्रारंभ ही यही से होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो क्रिया के भेद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्रियाएं होती हैं। एक कर्मक भी हैं, द्विकर्मक भी हैं, सकर्मक भी, अकर्मक भी। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। एक है अकर्मक और दूसरी है सकर्मक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो क्रिया है, क्रिया के जो भेद है वो कितने होते हैं। तो क्रिया का जो वर्गीकरण है वो हम 3 प्रकार से करते हैं। जैसे मैंने कहा, कर्म के आधार पर कितने प्रयोग होते हैं, प्रयोग और रचना के आधार पर कितने प्रयोग होते हैं, और काल यानी कि समय के आधार पर जो क्रिया है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया के जो प्रकार हैं वो कितने हैं। तो कर्म के आधार पर जो क्रिया है वो कितने प्रकार की होगी। तो कर्म के आधार पर प्यारे विद्यार्थियों क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। एक है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। तो जो सकर्मक क्रिया है वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया वहां पर होगी जहां पर जिस क्रिया का अपना कर्म हो।
तो जिस क्रिया का कर्म होता है उसको हम कहते हैं सकर्मक, और जिस क्रिया का कर्म नहीं होता उसको हम कहते हैं अकर्मक। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल से समझेंगे इन चीजों को कि किस प्रकार से अकर्मक क्रिया रहेगी हमारी और किस प्रकार से सकर्मक क्रिया रहेगी। तो आइए जानते हैं। तो जैसे सकर्मक क्रिया है हमारी यहाँ पर सकर्मक क्रिया, तो जो सकर्मक क्रिया है वो हम किसे कहेंगे, सकर्मक क्रिया की परिभाषा जो है वो क्या होगी। तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक कहते हैं। तो डिटेल से जानेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम ऐड करेंगे इसमें यहाँ पर कि सकर्मक क्रिया हम किसे कहेंगे। तो देखिएगा सकर्मक क्रिया कहाँ पर होगी। तो देखिए जो भी एक वाक्य होता है, वाक्य में क्रिया प्रयुक्त होगी, क्रिया शब्द तो होगा। वाक्य में जो मुख्य क्रिया होती है, दो प्रकार की क्रिया वाक्य में मिलेगी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो वाक्य में प्रयुक्त मुख्य क्रिया पर वाक्य में प्रयुक्त मुख्य क्रिया पर प्रश्न करने से, मुख्य क्रिया पर प्रश्न करने से जब हमें कर्म की प्राप्ति हो, यानी कि उत्तर में हमें कोई ना कोई जो है वो कर्म मिले, कर्म की प्राप्ति हो, तो वहां पर क्रिया होगी सकर्मक। तो वहां पर क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक। यानी कि वाक्य के अंदर हमारे दो क्रियाएं होंगी एक वाक्य में, एक होगी मुख्य क्रिया और एक होगी सहायक क्रिया। हमेशा ही हम प्रश्न किस पर करेंगे, मुख्य क्रिया पर करेंगे प्रश्न कि भाई क्या हो रहा है, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो हमेशा ही जो प्रश्न है वो हमेशा मुख्य क्रिया पर होता है। और अगर हमें उत्तर में कर्म की प्राप्ति मिल गई, तो कर्म मिल गया उत्तर में, तो वहां पर होगी हमारी सकर्मक क्रिया। और अगर हमें उत्तर नहीं मिला तो फिर वहां पर हो जाएगी अकर्मक क्रिया। इसके अलावा जिस क्रिया में एक ट्रिक बताते हैं, कर्ता भी मौजूद हो, कर्ता के बाद कर्म भी मौजूद हो और उसके बाद क्रिया भी मौजूद हो, तो 99% यहाँ पर जो क्रिया है वो सकर्मक ही होती है। तो 99% यहाँ पर जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया होगी, जहां पर कर्ता है, जहां पर कर्म भी है और क्रिया भी है। तो फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, अगर हम यहाँ ट्रिक यूज करने की देखें तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें प्यारे विद्यार्थियों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो पढ़ना है, एक तो है क्या है यहाँ पर सहायक क्रिया है, क्या होगी यहाँ पर सहायक क्रिया। और जो पढ़ना है, पढ़ता है, ये कैसी क्रिया है, यहाँ पर मुख्य क्रिया है, ये होगी यहाँ पर मुख्य क्रिया। तो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। तो हमें क्वेश्चन किस पर लगाना है, मुख्य क्रिया पर प्रश्न करना है कि क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है। तो उत्तर में हमें क्या मिल जाएगा, पुस्तक। तो पुस्तक यहाँ पर हमें कर्म मिला, तो कर्म की प्राप्ति हमें संज्ञा के रूप में यहाँ पर हो गई है, तो इसलिए ये हमारी सकर्मक क्रिया है। और अगर हम ट्रिक पर आए तो ट्रिक में मोहन क्या है यहाँ पर, कर्ता, पुस्तक क्या है यहाँ पर, पुस्तक क्या है यहाँ पर जी, कर्म है जी। और उसके अलावा पढ़ना यहाँ पर क्या है जी, पढ़ना यहाँ पर क्या है जी, क्रिया। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई कर्ता, कर्म और क्रिया का संयुक्त रूप क्या होता है, सकर्मक क्रिया। तो इस तरीके से ये जो क्रिया है हमारी प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या रही, हमारी सकर्मक क्रिया रही। यहाँ पर मोहन खाना खाता है, तो ये सकर्मक क्रिया है। अन्य उदाहरण आप देखिए यहाँ पर। तो सकर्मक क्रिया को हमने जाना कि सकर्मक क्रिया क्या है। तो यहाँ अन्य एग्जाम्पल देखिएगे, जैसे यहाँ है कि क्या, किसे और किसे प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वह क्रिया सकर्मक होती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो राधा है, राधा खाना
खाती है? राधा, राधा खाना खाती है। और राधा खाना खाती है। खाना यहाँ पर कौन सी क्रिया है? मेन वर्ब है यानी कि मुख्य क्रिया है, और ये हेल्पिंग वर्ब है यानी कि सहायक क्रिया। तो क्या खाती है? राधा क्या खाती है? खाना। तो खाना क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों? कर्म हुआ। और राधा क्या है यहाँ पर? करता है। तो आप सभी में देखेंगे कर्ता प्लस कर्म और प्लस क्रिया, तो कौन सी होगी? सकर्मक। मोहन चाय बनाता है। तो यहाँ बनाना मुख्य क्रिया है, तो क्या बनाता है? चाय। तो चाय क्या हो गया यहाँ पर? कर्म हो गया। और इसके अलावा मोहन कौन है यहाँ पर? कर्ता। तो निश्चित रूप से आपका जो नियम है वो यहाँ पर लागू है। कर्ता कर्म और ये बनाना क्या है यहाँ पर? भाई क्रिया है। बनाना क्या है यहाँ पर? क्रिया है। तो भाई कर्ता कर्म और क्रिया। उसके बाद विजय साइकिल चलाता है। चलाना यहाँ पर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? क्रिया। तो इस क्रिया पर ही क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि क्या चलाता है? साइकिल। तो साइकिल क्या हुआ फिर? यहाँ पर कर्म हो गया। और उसके बाद विजय, विजय क्या है यहाँ पर? करता है। तो आप सभी को देखिए यहाँ पर, तो घनश्याम स्कूल जाता है यहाँ पर सहायक क्रिया, और जाना यहाँ पर मुख्य क्रिया है। तो घनश्याम स्कूल जाता है। तो उसके अलावा पिंकी रोटी बनाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि क्या बनाती है? क्या बनाती है? रोटी बनाती है। ये जो है घनश्याम स्कूल जाता है, ये क्रिया सहायक क्रिया का उदाहरण नहीं होगा कि घनश्याम स्कूल जाता है। तो यहाँ पर तो ये एक स्थान आ गया कि कहाँ पर जाता है, ठीक है ना? स्कूल। यहाँ पर ये जो घनश्याम स्कूल जाता है, ये क्रिया जो है ये एग्जाम्पल नहीं रहेगा सकर्मक का। फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा, थर्ड रहेगा आपका, और 5 रहेगा। तो उसके अलावा क्योंकि स्कूल तो एक माध्यम है जाने का। उसके बाद तो नेक्स्ट देखिएगा, आगे आ जाता है अकर्मक की परिभाषा। तो जो अकर्मक क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी होंगी? अकर्मक क्रिया कौन कौन सी है? तो देखिए अकर्मक क्रिया, तो जब हम अकर्मक क्रिया की बात करते हैं कि भाई जहां मुख्य क्रिया पर प्रश्न करने से हमें कर्म की प्राप्ति नहीं होती है, हमें केवल प्रश्न करने पर, मुख्य क्रिया पर प्रश्न करने पर कर्म की बजाय कर्ता मिले, तो वहां पर क्रिया होती है अकर्मक। कौन सी क्रिया होगी वहां पर? अकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ हम जानते हैं कि अकर्मक क्रिया के जो अन्य एग्जाम्पल हैं, तो जैसे लिखा भी है, अकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के बिना होता है, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता। तो सिंपल बात है कि जिस क्रिया का कर्म नहीं है, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया, जिसमें क्या, किसे, किसको लगाने में कोई उत्तर ना मिले, उत्तर में केवल कर्ता की प्राप्ति हो। ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं बल्कि कर्ता पर पड़े, तो उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यहां पर आपको बताते हैं। तो देखिए जहां पर कोई काम अपने आप हो रहा हो, जिस जगह जहां पर कोई कार्य, जहां पर कोई कार्य स्वयं हो, जहां पर कोई कार्य स्वयं हो रहा हो, जहां पर कोई कार्य स्वयं हो, अपने आप हो रहा हो, तो उसको भी अकर्मक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जहां पर कोई काम स्वयं हो, कर्ता के द्वारा ना हो, जैसे यहां पर कह दिया जाए कि बूंद बूंद से सागर भरता है, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो भाई जो सागर है उसको भरने का काम किसी कर्ता ने तो नहीं किया, ठीक है ना? हमें एक बार यह देखने से भरना यहाँ पर मुख्य क्रिया है, क्या भरता है? सागर। हमें लगेगा ये तो कर्म है, सकर्मक क्रिया है, लेकिन ये सकर्मक क्रिया नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सागर
भरने का जो काम है वो किसी कर्ता के द्वारा नहीं किया जा रहा, यह अपने आप प्राकृतिक रूप से क्रिया हो रही है। तो बूंद बूंद से सागर भरता है, जहां पर क्रिया अपने आप होती है तो वहां पर भी अकर्मक क्रिया होती है। उसके अलावा नेक्स्ट देखो, धूप में कपड़े सूख रहे हैं, ध्यान देंगे, धूप में कपड़े सूख रहे हैं, धूप में कपड़े सूख रहे हैं, तो धूप में कपड़े सूख रहे हैं। अब आप सोचोगे कि ये तो सकर्मक क्रिया है कि भाई यहाँ के क्या सूख रहे हैं, अगर हम लगाएं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कि क्या सूख रहे हैं तो उत्तर में हमें क्या मिलेगा, कपड़े। हम सोचेंगे कि कपड़े तो कर्म की प्राप्ति हो गई हमें, तो यहाँ पर क्रिया होगी सकर्मक, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि धूप में कपड़े सूखने का जो काम है वो किसी कर्ता के द्वारा नहीं हो रहा है, कर्ता मौजूद नहीं है, केवल कर्म है यहाँ पर, कपड़े और क्रिया है। धूप में कपड़े सूखने का जो काम है प्यारे विद्यार्थियों वो स्वयं हो रहा है, अपने आप हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्रिया कैसी होगी, अकर्मक। एक और वाक्य देखिए, जैसे आंख भर आई, जैसे हम कहते हैं कि आंख भर आई, आंख भर आई। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आंख भर आई तो भरना यहाँ पर मुख्य क्रिया है, तो क्या हम यहाँ नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, क्या भर आई, आंख, तो क्या सकर्मक की क्रिया होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आंख भर आई तो आंख भरने का काम अपने आप हो रहा है, ना कि कोई बाहर गया है और पानी भर के लाया और आंखों में भर दिया, ऐसा नहीं है, ये क्रिया स्वयं हो रही है, अपने आप हो रही है आंख भरने की, इसीलिए यहाँ पर क्रिया होगी हमारी अकर्मक। तो जहां पर कोई भी चीज अपने आप घटित हो रही है, घटना अपने आप घटित हो रही है, कर्ता के द्वारा घटित नहीं हो रही, तो वहां पर क्या होगा, अकर्मक क्रिया ही होगी। जैसे गिलास टूट गया, तो ये मानना जाता है कि किसी ने तोड़ा नहीं है, वो अपने आप टूट गया, क्योंकि वाक्य बता रहा है कि गिलास टूट गया, तो गिलास टूट गया यानी कि अपने आप टूट गया वो। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जैसे वह जगता है, आप एग्जाम्पल, अन्य एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये अन्य वो एग्जाम्पल हैं क्रिया के जहां पर मुख्य क्रिया पर प्रश्न करने से हमें कर्म की प्राप्ति नहीं होती है, कर्ता की प्राप्ति होती है, तो वो सारे भी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे वह जगता है, अब जगना यहाँ पर मुख्य क्रिया है, तो यहाँ पर क्या कह देंगे कि क्या जगता है, तो नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे कि कौन जगता है, कौन वह, अब वह कौन है, कोई ना कोई तो है, ए बी सी डी करता है कोई ना कोई। तो जब मुख्य क्रिया पर प्रश्न करने से हमें कर्ता की प्राप्ति होती है तो उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। उसके बाद वे कूदते हैं, कौन, अब क्या तो नहीं लगा सकते, क्योंकि क्या तो अप्राणीवाचक सर्वनाम होता है जो निर्जीव चीजों के लिए लगता है, या तो क्या लगेगा या कौन लगेगा, तो क्या तो निर्जीव चीजों के लिए लगता है भाई, तो निर्जीव तो नहीं है वे जो कूदते हैं, सजीव हैं, जीवन है उनमें, तो हम क्या लगाएंगे कि कौन कूदते हैं, तो कौन कूदते हैं वे, अब वे भी कौन है प्यारे विद्यार्थियों, कोई ना कोई करता है, तो वे कूदते हैं, तो आंसर में हमें कर्ता मिला। तो मुख्य क्रिया पर प्रश्न करने से जब कर्ता की प्राप्ति होती है तो क्रिया होती है अकर्मक। सोना चमकता है, सोना चमकता है, यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, क्योंकि सोना एक निर्जीव संख्या होती है, यहां पर कौन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो अप्राणीवाचक सर्वनाम आएगा क्या, तो क्या चमकता है, सोना, क्या चमकता है, सोना। अब ये कर्म नहीं है, यहाँ चमकने वाली चीज कौन है, कर्ता। अब ध्यान देंगे, किसी भी वाक्य के अंदर जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वही कर्ता होता है। तो यहाँ पर सोना जो है ना वो भी कर्ता है, क्यों है, क्योंकि इसी के ही बारे में बात हो रही है, यही यहाँ पर कर्ता है, यही यहाँ पर उद्देश्य है, क्योंकि इसी के ही बारे में बात हो रही है। तो उत्तर में हमें क्या मिला है, कर्ता, सोना यहाँ पर कर्ता है, तो इसलिए ये क्रिया अकर्मक है। उसके बाद है कि पक्षी उड़ रहे हैं, क्या तो नहीं लगा सकते,
क्योंकि पक्षियों में तो जीवन है। कौन उड़ रहे हैं? पक्षी। अब पक्षी कौन है यहाँ पर? उड़ने वाले यानी कि कर्ता। तो मुख्य क्रिया पर प्रश्न करने से कर्ता की प्राप्ति हुई, तो क्रिया क्या है? अकर्मक। कौन हंस रहा है? बच्चा। तो बच्चा कर्म नहीं है, कर्ता है, तो क्रिया अकर्मक। चूहे उछल रहे हैं। कौन उछल रहे हैं? चूहे। चूहे यहाँ पर क्या हैं? कर्ता हैं जी। तो कर्ता की प्राप्ति हुई है, तो यह क्रिया कैसी है? अकर्मक। मेरा भाई सो रहा है। कौन सो रहा है? कौन सो रहा है? भाई। और भाई कौन है? कर्ता है, कर्म नहीं है। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी आएगी? अकर्मक क्रिया आएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम यहाँ क्रिया की तरफ। तो देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, जो सकर्मक क्रिया है वह भी प्यारे विद्यार्थियों दो प्रकार की होती है। जो सकर्मक क्रिया है उसके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक तो होती है एक कर्मक क्रिया और एक होती है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया तो वो होगी, नाम से ही स्पष्ट है कि जिसमें एक कर्म होता है। और द्विकर्मक क्रिया कौन सी होगी? जिसमें दो कर्म होते हैं। द्विकर्मक क्रिया में एक सजीव कर्म होगा और एक निर्जीव कर्म होगा। एक सजीव और एक निर्जीव। अब जो निर्जीव कर्म है वो क्रिया के बिल्कुल नजदीक होगा और जो सजीव कर्म है वो क्रिया से दूर होगा। तो देखिए कैसे, तो कैसे में देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट, एक कर्मक क्रिया जो है वो कौन सी होती है? जिस क्रिया में एक ही कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया होती है। कर्म कैसा हो? केवल एक हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस क्रिया का जो कर्म है वो एक ही होता है, जिस क्रिया का कर्म एक होता है उसको हम कहते हैं एक कर्मक क्रिया। शाम रोटी खाता है, तो यहाँ ये मुख्य क्रिया है। अब रोटी तो निर्जीव है, सजीव नहीं है। क्या खाता है? क्या खाता है? रोटी। तो कर्म एक ही कर्म है ना, तो क्रिया कैसी हुई? एक कर्मक। विपिन किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या बताएंगे कि क्या पढ़ता है? किताब। तो सकर्मक है। कैसी सकर्मक? एक कर्मक, क्योंकि कर्म ही एक है। विपिन यहाँ पर कर्ता हो गए। विकास फुटबॉल खेलता है, तो क्या खेलता है? क्या खेलता है? फुटबॉल। तो यहाँ पर कर्म एक एक है, तो एक कर्म है, इसलिए ये कौन सी क्रिया होगी हमारी? केवल एक कर्मक क्रिया होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया हम किसे कहेंगे? द्विकर्मक जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, जैसा मैंने डिस्कस किया था कि जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसको हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। पहला कर्म सजीव होता है और दूसरा कर्म निर्जीव होता है। अब पहला, जब वाक्य की स्टार्टिंग होती है तो पहला कर्म कैसा हो गया? सजीव कर्म। और दूसरा कैसा हुआ? निर्जीव, यानी कि लास्ट तक पहुंचेगा। और लास्ट में ही क्या होती है? वाक्य के अंदर क्रिया होती है। तो क्रिया के नजदीक हमेशा निर्जीव कर्म होता है। क्रिया के नजदीक हमेशा निर्जीव कर्म होता है और उसको कहा जाता है प्रथम कर्म। और जो सेकेंडरी होता है वो हमेशा सजीव है, गौण कर्म। गौण कर्म का कहाँ होता है? क्रिया से दूर। मुख्य कर्म कहाँ पर मिलता है? क्रिया के नजदीक। मुख्य कर्म प्यारे विद्यार्थियों हमेशा निर्जीव कर्म होता है और जो गौण कर्म होता है, जो क्रिया से दूरी पर होता है, वो हमेशा सजीव कर्म होता है। तो द्विकर्मक क्रिया में कितने कर्म होते हैं? दो कर्म होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, उदाहरण। तो उदाहरण आपके सामने हैं, यहाँ पर अभी हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो देखिए एग्जाम्पल इसमें लेकर के चलते हैं। तो देखो, तो मैंने राधा का खाना खा लिया। खा लिया, लिया तो यहाँ पर कैसी क्रिया हो गई प्यारे विद्यार्थियों? सहायक क्रिया है। खाना कैसी क्रिया है? यहाँ पर मुख्य क्रिया है। तो मैंने राधा का खाना खा लिया। अब यहाँ पर जो मुख्य क्रिया है इसके ऊपर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि क्या खा लिया? खाना।
अब खाना क्या है? कर्म है। कैसा कर्म है खाना? निर्जीव कर्म है। कैसा कर्म है? निर्जीव कर्म। ठीक है, किसका? राधा का। राधा यहाँ पर कैसा है? गौण कर्म है और सजीव कर्म है। गौण कर्म, और गौण कर्म के साथ साथ क्या बोल देंगे इसको? सजीव कर्म है, क्योंकि जीवन है राधा में। तो कितने कर्म हुए प्यारे विद्यार्थियों? इसमें 2 कर्म हुए कि भाई मैंने राधा का खाना खा लिया। क्या खा लिया? खाना। खाना कैसा कर्म हुआ है? निर्जीव कर्म। और खाने के नजदीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो खाना है निर्जीव कर्म, वो किसके नजदीक है? मुख्य क्रिया के नजदीक है। खाना क्रिया के नजदीक है। तो हमेशा ही मुख्य जो कर्म होता है वो क्रिया के नजदीक होता है, और जो गौण कर्म होता है वो क्रिया से दूरी पर होता है। जो गौण कर्म होता है वो सजीव कर्म होता है, और जो मुख्य कर्म होता है हमेशा वो होता है निर्जीव कर्म। विकास शाम की गाड़ी चलाता है। विकास शाम की गाड़ी चलाता है। चलाना क्या है? मुख्य क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया। तो यहां पर क्या आएगा कि क्या चलाता है? क्या चलाता है? गाड़ी। गाड़ी क्या है? यहाँ पर कर्म है। कैसा कर्म है? गाड़ी निर्जीव कर्म है। किसकी? शाम की। ये कैसा है? यहाँ पर सजीव कर्म है। तो कितने कर्म है इस वाक्य के अंदर? 2 कर्म है, एक है सजीव और एक है निर्जीव। राम रावण के मुकुट को गिराता है सहायक क्रिया। गिराना मुख्य क्रिया। किसे गिराता है? मुक्त को। तो पहला कर्म तो यही है। ये कौन सा कर्म है? गौण या मुख्य? मुख्य। मुख्य कर्म हमेशा कहां पर होता है? क्रिया के नजदीक। कैसा है? निर्जीव। कैसा है भाई? निर्जीव कर्म है। तो मुकुट किसको गिराता है? मुकुट को। किसके? रावण के। तो रावण के क्या है यहाँ पर? सजीव कर्म है। सजीव कर्म है, और सजीव कर्म हमेशा क्रिया से दूर होता है, इसीलिए इसको कहते हैं गौण कर्म। शुभम कालू की पतंग उड़ाता है। क्या उड़ाता है? पतंग। तो पतंग पहला कर्म है निर्जीव। किसकी? कालू की। ये कालू किसी व्यक्ति का नाम है, इसीलिए ये गौण कर्म है। गौण कर्म हमेशा सजीव कर्म होता है। अर्जुन दुर्योधन को पछाड़ता है। अर्जुन जो है, अर्जुन दुर्योधन को पछाड़ता है। अब यहां पर ध्यान देंगे तो क्रिया कैसी है? ये क्रिया तो हमारी कैसी है भाई? क्रिया हमारी है ये सकर्मक। पछाड़ना क्या है यहाँ पर? क्रिया। ठीक है ना। किसे पछाड़ता है? दुर्योधन को। किसे पछाड़ता है? दुर्योधन को। तो ये जो क्रिया है हमारी, ये कैसी है? ये देखिए बीच में ये क्रिया कैसी आ गई है? एक कर्मक क्रिया है, और यानी कि सकर्मक क्रिया है। इसके अंदर तो 2 कर्म तो है ही नहीं। आकाश विकास का काम करता है। करना क्या है यहाँ पर? क्रिया। ठीक है ना। क्या करता है? काम। काम क्या हो गया है? कर्म हो गया है। किसका? विकास का। तो ये क्रिया कैसी आएगी प्यारे विद्यार्थियों? द्विकर्मक। अब आप देखो कि इन सभी एग्जाम्पल के अंदर अर्जुन दुर्योधन को पछाड़ता है। ठीक है ना। अर्जुन दुर्योधन को पछाड़ता है, तो क्रिया कैसी होगी यहाँ पर? एक कर्मक। जब मैंने कहा कि एक कर्मक की क्रिया है, तो आप बताएं एक कर्मक होगी या द्विकर्मक? तो भाई देखो, अर्जुन दुर्योधन को पछाड़ता है, इस वाक्य पर आप जाइए कि मुख्य क्रिया है हमारी पछाड़ना। तो किसे पछाड़ता है? दुर्योधन को। कौन पछाड़ता है? अर्जुन। तो कैसी क्रिया हुई? द्विकर्मक। अब इसके अंदर दोनों ही कर्म कैसे आ जाएंगे? सजीव कर्म आ जाएंगे, इसमें निर्जीव कर्म नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे आगे। तो अकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अपूर्ण अकर्मक क्रिया और पूर्ण अकर्मक क्रिया। तो जो अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है वो कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया का वह रूप जिसमें, अकर्मक क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के साथ या तो संज्ञा आए या फिर क्रिया के साथ विशेषण आए, तो उसको हम कहते हैं
उसको हम बोल देंगे यहाँ पर अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया में जो लास्ट में मुख्य क्रिया होती है उसके साथ या तो संज्ञा आएगी या फिर उसके साथ विशेषण आएगा। कैसे, तो देखिएगा कि किस प्रकार से हिंदी व्याकरण में काफी सारी चीजें हैं कि क्रियाएं, बहुत सारी क्रियाएं अपूर्ण होती हैं जिसमें मुख्य क्रिया के साथ हमेशा ही चाहे तो संज्ञा आएगी और चाहे आएगा विशेषण। जैसे साधु चोर निकला, साधु चोर निकला अपूर्ण कर्मक बताना है। तो देखिए निकलना क्या है यहाँ पर, निकलना क्या है यहाँ पर क्रिया है, तो क्रिया के साथ या तो संज्ञा आनी चाहिए या विशेषण। तो साधु चोर निकला, चोर कौन है, अब विशेषण है या संज्ञा है, संज्ञा है। तो जहां पर क्रिया के साथ संज्ञा आएगी तो वो कैसी होगी, अपूर्ण अकर्मक होगी। वह बीमार रहा, वह बीमार रहा, रहना क्या है यहाँ पर क्रिया, रहना क्या है यहाँ पर क्रिया है, तो क्रिया है तो क्या रहा, बीमार। अब बीमार क्या है, बीमार क्या है एक विशेषण, बीमार क्या है विशेषण, बीमारी वो संज्ञा हो जाएगी, बीमार क्या है विशेषण है। तो आप मेरे मित्र ठहरे, ठहरना क्या है क्रिया, क्या ठहरे मित्र, क्या ठहरे हो मित्र। तो भाई ये जो मित्र है यहाँ पर ये क्या आ गई हमारा विशेषता है, यानी कि विशेषण, आप मेरे मित्र ठहरे। तो फिर क्या आएगा यहाँ पर, कौन सी अपूर्ण आएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, वह व्यक्ति विदेशी दिखता है, वह व्यक्ति विदेशी दिखता है। तो वह व्यक्ति विदेशी दिखता है, दिखना क्या है यहाँ पर क्रिया, तो दिखना क्या है यहाँ पर क्रिया है। तो दिखना क्या है यहाँ पर क्रिया, तो कौन दिखता है विदेशी, तो विदेशी क्या है यहाँ पर विशेषण, विदेशी क्या है यहाँ पर विशेषण है। रमेश चतुर है, चतुर क्या है यहाँ पर विशेषण। विजय बेईमान निकला, तो बेईमान क्या है विशेषण। राधा एक अच्छी लड़की थी, राधा एक अच्छी लड़की थी, तो अच्छी यहाँ पर क्या हो गया है विशेषण। मित्र क्या है यहाँ पर संज्ञा और चोर क्या है यहाँ पर संज्ञा। तो जहां पर भी क्रिया के साथ संज्ञा या विशेषण शब्द आपको नजर आता है तो वहां पर हमारी कैसी क्रिया होगी, अपूर्ण क्रिया होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद आती है पूर्ण अकर्मक क्रिया। तो पूर्ण अकर्मक क्रिया हम किसे कहते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है कि जहां पर क्रिया के साथ ना तो कर्म और ना ही किसी भी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। क्रिया के साथ ना तो कोई भी कर्म हो किसी भी प्रकार का और ना ही कोई भी पूरक शब्द दिया गया हो विशेषण इत्यादि के रूप में, तो वहां पर कैसी क्रिया होगी प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण अकर्मक क्रिया होगी। तो कैसे, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चा रो रहा है, कुछ बालक हंस रहे थे, वह रात भर नहीं सो पाया, वह रात भर नहीं सो पाया, तो वह रात भर नहीं सोया। चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो जहां पर क्रिया के साथ ना विशेषण हो ना संज्ञा हो, एक सामान्य हो, उसको कहा जाता है पूर्ण अकर्मक क्रिया के पूर्ण रूप से अकर्मक है। और हमने अकर्मक की परिभाषा पढ़ी थी कि मुख्य क्रिया के ऊपर प्रश्न करने से जहां पर हमें कर्म ना मिले केवल कर्ता ही मिले तो वहां पर क्रिया होती है पूर्ण रूप से अकर्मक। तो बच्चा रो रहा है, तो यहाँ मतलब हम लगाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के कौन रो रहा है, कौन रो रहा है बच्चा। अब हमें मुख्य क्रिया पर प्रश्न करने से कर्ता मिला, कर्म नहीं मिला है, तो क्रिया कैसी है हमारी पूर्ण अकर्मक। कुछ बालक हंस रहे थे, कुछ बालक हंस रहे थे, तो हंसना यहाँ पर क्या है क्रिया है, ठीक है ना, मेन वर्ब है। तो कौन हंस रहे थे बालक, अब बालक कौन है कर्ता है, तो क्या आएगा अकर्मक क्रिया है। वह रात भर नहीं सोया, वह रात भर नहीं सोया, सोना क्या है क्रिया।
कौन नहीं सोया वह, अब वह कौन है, करता है। तो हमें कौन नहीं सोया, भाई वह नहीं सोया, ए बी सी डी जो भी है, ठीक है ना, ये तो सारा माध्यम है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो यहां पर हम क्या नहीं लगाएंगे, क्योंकि चिड़िया निर्जीव नहीं है, सजीव है। कौन, कौन उड़ती है, चिड़िया। अब चिड़िया क्या है यहाँ पर, करता है। तो हमें मुख्य क्रिया पर प्रश्न करने से कर्ता की प्राप्ति हुई है, न कि कर्म की। अब ये जो आकाश है ना, आकाश तो उड़ने का एक माध्यम है, आकाश तो चिड़िया के उड़ने का एक माध्यम है, कर्म नहीं है। तो ये हमने देखा कि पूर्ण अकर्मक क्रिया कौन सी होती है और अपूर्ण अकर्मक क्रिया कौन सी होती है। उसके बाद हम प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो क्रियाएं हैं वो किससे बनती हैं, धातुओं से बनती हैं। और जितनी भी हमारी धातुएं हैं, धातु काफी प्रकार की होती है, यौगिक होती है और मिश्रित भी धातु होती है, मूल धातु भी होती है। धातुओं के ढेर सारे प्रकार हैं, किस प्रकार से धातुएं काम करती हैं ये जानेंगे हम कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।